हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम में आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डायनामिक एनालिसिस या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। प्रीवियस हमने वीडियो में डिस्कस किया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका माइक्रोडायनामिक्स विद द हेल्प ऑफ द कॉबवेब मॉडल। इसको समझाने का एक ही तरीका होता है, हम कॉबवेब मॉडल की हेल्प लेते हैं या थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो इसमें आगे भी माइक्रोडायनामिक्स में भी उसके अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड कॉन्टिन्यूस आपके कॉबवेब्स। तो वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने पड़ेंगे समझाने के लिए। डायग्रामेटिकली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक बार में ही समझ आ जाए, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं डायनामिक एनालिसिस के बारे में। तो डायनामिक एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा याद होना चाहिए, जब हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था तो लास्ट पे हमने देखा था कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं आप जब स्टैटिक एनालिसिस को पढ़ते हो तो उसमें जो हमने कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस का डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम एक से दूसरे की तरफ चला जाता है। हम मतलब सेकंड इक्विलिब्रियम तक पहुँच जाते हैं, चेंजेस आती हैं और हम पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम को जो पास्ट वाला इक्विलिब्रियम था उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पाथ लिया गया था, इक्विलिब्रियम मूव ही क्यों किया है एक से लेके दूसरी तरफ, उसके पीछे प्रोसेस क्या थी वो हमने डिस्कस नहीं किया था, जिस वजह से हमें डायनामिक एनालिसिस की मदद लेनी पड़ी है। सो डायनामिक एनालिसिस होता क्या है? When after a fixed period the equilibrium state is disturbed, it is called the dynamic equilibrium। जब क्या होता है, कुछ फिक्स्ड पीरियड के बाद आपके इक्विलिब्रियम के पॉइंट को डिस्टर्ब किया जाएगा, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब क्या होता है वैसे? चेंजेस आना इकोनॉमी में, तो ये रियलिटी से बेसिक है। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम प्राइजेस, क्वांटिटी, इनकम, टेस्ट, टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो सम मोर पर्सन्स डेवलप द टेस्ट फॉर द फिश, एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज। अब क्या हुआ कि हम जैसे स्टैटिक एनालिसिस लेके चलते थे, ये हमारी डिमांड कर्व और ऊपर हमारी सप्लाई कर्व बनती थी। हमने इसमें क्या लिया कि चेंजेस आ रहे हैं लोगों के, तो उसमें क्या हुआ कि फ़िश की डिमांड बढ़ गई। फ़िश की डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गई? आपके राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट आएगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, इट विल कॉज द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला था। अब हम यहाँ पे से लेके इस पॉइंट तक पहुँचे, मतलब सेकंड वाले इक्विलिब्रियम अगर मान के चले यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्राइस बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारी जो मार्केट है वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाएगी। अब ये तब तक डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक बनी रहेगी जब तक हम सप्लाई को नहीं बढ़ाते। अगर डिमांड बढ़ी है तो इसका मतलब डिमांड आपके सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, तो सप्लाई को इंक्रीज करवाना पड़ेगा फिश की और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच ज़रूर जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, टेम्पररी टाइम ऑफ पीरियड के लिए इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पैदा हो जाती है। सो व्हेन न्यू इक्विलिब्रियम विल बी बॉट इन बाय द फोर्सिंग कंटेंडेड फोर्सेस, इसका मतलब कि नया इक्विलिब्रियम पैदा किया जा सकता है जब हम लोग क्या है, आगे कुछ फोर्सेस को इंक्रीज करें, मतलब सप्लाई को बढ़ा दें। अब नेक्स्ट देखो, जो वर्ड डायनामिक है, डायनामिक का मतलब क्या होता है? कॉजिंग टू मूव, जिसमें मूवमेंट्स होती रहती हैं। इकोनॉमिक्स में डायनामिक्स का मतलब स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक चेंज। द एसेंस ऑफ एनी नॉलेज लाइज इन द फॉर्मुलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना। कोई भी जो नॉलेज है उसके एसेंस है वो इससे रिलेट करती है कि कहाँ आप रिलेशनशिप फॉर्मुलेट कर रहे हो। तो इन रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट करने के लिए हम कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेते हैं। बच्चे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब ये है ईयर बाय ईयर, मतलब इसमें हम लोग टाइम लेके चलते हैं, टाइमिंग प्रोसेस लेके चलते हैं। जिस तरीके से हम लोग इवेंट्स को देखते हैं, एक नई नॉलेज बॉर्न होती है। तो मेन पर्पस क्या होता है इस चीज़ का कि जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं
उसको शेप अप करना, फ्यूचर के लिए तैयार करना। हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था डिमांड फोरकास्टिंग। उसमें क्या पढ़ते थे कि पास्ट के इवेंट्स को लेके चलते हैं, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर की प्रेडिक्शंस लगाते थे। ये भी सेम वही चीज़ है कि आप पास्ट के एनालिसिस को लेके चलोगे, उससे आप फ्यूचर की डिस्कशन करोगे, उसका एनालाइज करोगे। इस तरीके से टू डू सो it is necessary to visualize the way it has itself arisen out of the past event। कि हमें ये ज़रूरी हो जाता है हम विजुलाइज करें ऐसी चीज़ों को जो कि पिछले समय में हो चुकी हैं, पास्ट इवेंट्स जो हो चुके हैं। अब जो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं वो हमें एक नया एनालिसिस देगी। इसमें हम टाइम पीरियड को लेके चलेंगे। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं इकोनॉमी में। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक एनालिसिस आपका दो तरीके का होता है। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो डायनामिक्स की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। और दूसरा कौन सा होता है? मैक्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो बात करते हैं माइक्रो डायनामिक्स की विद द हेल्प ऑफ द कॉबवेब मॉडल। So it is used to explain the dynamics of demand, supply and price over long period of time। कि हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं कि क्या क्या चेंजेस आती हैं आपके डिमांड, सप्लाई और प्राइस में लंबे समय के पीरियड के दौरान। तो जो कॉबवेब मॉडल है या फिर थ्योरम है, ये एनालाइज करेगी कि मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं प्राइजेस के, आउटपुट के, जब सप्लाई को आप लोग क्या है पूरी तरीके से डिटर्मिन करते हो प्राइजेस से विद द रिलेशन ऑफ द प्रीवियस पीरियड। अब यहाँ पे आ गया ना कि हम लोग क्या लेके चलेंगे कि प्रीवियस पीरियड में सप्लाई कैसी हो रही थी, तब कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की थी, तब कितना प्राइस था। वही सेम चीज़ लेके चलेंगे आगे, फ्यूचर की तरफ लेके चलेंगे। जैसे ही प्राइस क्या है मूव करता है अप या डाउन साइकिल्स में, वैसे ही जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो भी क्या मूव करेगी अप एंड डाउन, क्योंकि ये एक साइक्लिकल वे में ऊपर या नीचे जा रही है। उसी काउंटर साइकिल में क्या है आपकी जो क्वांटिटीज़ है वो भी ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्या लेके चलते हैं, प्राइस ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटीज़, जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि तीन कंडीशंस अराइज होती हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या फिर कांस्टेंट साइकिल्स। तो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और जो कांस्टेंट साइकिल्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि जो स्लोप है डिमांड कब इलास्टिक होगी कहीं पे या लेस इलास्टिक होगी, वैसे ही आपकी सप्लाई कर्व भी इलास्टिक या लेस इलास्टिक हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको कर्व्स कैसे बनानी है। अगर कर्व्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो आपका सारा का सारा जो मॉडल है वो ख़राब हो जाएगा, कर्व्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं अजम्पशंस के बारे में। जो कॉबवेब मॉडल है उनमें अजम्पशंस ली गई है। पहली देखो, द करंट ईयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द लास्ट ईयर डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट लेवल। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज की सप्लाई प्रीवियस पीरियड के डिसीजंस के साथ में रिलेट करेगी। दूसरा, प्राइस भी रिलेट करेगा, ठीक है। करंट आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लास्ट ईयर प्राइस, जो प्रीवियस ईयर में आपका प्राइस चल रहा था उसको लेके चलेंगे। करंट ईयर के पीरियड को या ईयर को हम लोग छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, सब पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। वह वीक्स भी हो सकता है और फोर्टनाइट भी। जो पैरामीटर्स है सप्लाई फंक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी विद द सीरीज ऑफ पीरियड्स। जो करंट डिमांड है, अब यहाँ पे देखो सप्लाई तो हम लेके चले हैं कि प्रीवियस वाले पीरियड पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी आउटपुट भी और प्राइस भी। लेकिन जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आज के ही प्राइस पे डिपेंड करेगी, करंट वाले पे ही डिपेंड करेगी। द प्राइस एक्सपेक्टेड टू रूल द करंट पीरियड इज द एक्चुअल प्राइस इन द लास्ट ईयर। जो आज हम लोग प्राइस एक्सपेक्ट करें वो प्रीवियस पीरियड के ही प्राइस को लेके चले जो पुराने समय में था। कॉमोडिटी अंडर कंसिडरेशन क्या लोगे, पेरिशेबल, जिसको हम लोग सिर्फ एक साल के लिए या एक से कम समय के लिए ही स्टोर करके रख सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स क्या है ये पेरिशेबल है ना कि ड्यूरेबल है। दोनों सप्लाई और डिमांड फंक्शन क्या होंगे, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी इस तरीके से। हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते, नॉन लीनियर नहीं बना सकते, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज या जो डिक्रीज होगा प्रोपोर्शंस में वो कांस्टेंट रेशियो में ही होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में ही होगा। अब पढ़ते हैं कॉबवेब मॉडल की तीन टाइप्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कॉन्टिन्यूस के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंट कॉबवेब।
अब इसको समझने से पहले पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं साइक्लिकल वे में चलते चलते आप अपने पॉइंट तक पहुँच ही जाते हो। जो आपके जैसे हम लोग कहते हैं ना थॉट्स हैं, वो कन्वर्ज हैं, एक ही तरफ रिलेट कर रहे हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? ये वाली चीज़, उससे दूर जाना। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये चीज़ है। अगर आप लोग अपने बाद में इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच ही गए हो ना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप इससे बिल्कुल ही दूर जाते जा रहे हो, ये वाला, ये क्या होगा? डाइवर्जेंट। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप इसके इर्द गिर्द घूमते ही जा रहे हो, घूमते ही जा रहे हो, ये वाली चीज़। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी? कॉन्टिन्यूस। अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कन्वर्जेंट कॉफवेव मॉडल के बारे में। इस मॉडल में क्या होता है? सप्लाई किसका फंक्शन होता है? प्रीवियस ईयर का, जो हमने देखा ही है कि सप्लाई आपका प्रीवियस पीरियड पे डिपेंड करता है। टी आपका क्या होता है? करंट पीरियड, और T-1 को क्या लेते हैं? प्रीवियस पीरियड। दूसरी तरफ डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का। ये हम लोग करंट पीरियड ऑफ टाइम ही लेके चलेंगे। जब ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, तो हमें क्या मिल जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश ओनली थ्रू अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम सीधा ही नहीं आ जाता, तुरंत नहीं आता, इसमें कुछ ना कुछ क्या है? सीरीज होती हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इफ़ करंट सप्लाई इज इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। कि एडजस्टमेंट किस में करोगे राजी? कि आज अगर सप्लाई में कुछ चेंजेस आती हैं, उस अकॉर्डिंग प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में आएगा, डिमांड में चेंज आएगा। तो ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। ये एडजस्टमेंट जो आप लोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें आपको क्या लगेंगे? कुछ कॉन्सिक्यूटिव पीरियड से निकलना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ऐसे करके ही आप लोग आगे आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कन्वर्जेंट कॉफवेव को ईजिली समझने के लिए। सपोज करो हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑनियन ग्रोअर्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोग 1 साल में एक क्रॉप को उगा रहे हो, दैट इज अनियंस। तो हम अजम्पशन क्या लेके चले हैं कि जो प्राइस अनियंस का प्रीवियस ईयर में रहा होगा ना, आज भी वही प्राइस है मार्केट में, क्योंकि सप्लाई को कैसे देखना है? प्रीवियस पीरियड से देखना है। तो कर्व की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी, अब ध्यान में रखिएगा, वैसे कोशिश करिएगा मेरे साथ में ही बनाने की, क्योंकि आपको ईजिली फिर समझ में आ जाएगा। बार बार इस डायग्राम को बना के देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। अगर कुछ भी इसमें मिस आउट होता है तो ये डायग्राम आपकी नहीं कंप्लीट हो पाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास पेपर एंड पेन हो, आप लोग मेरे साथ ही बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर बाद में इन वीडियोस को देखते हुए आप लोग ट्राई कीजिएगा इस डायग्राम को बनाने की। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी कर्व इलास्टिक लेनी है, कौन सी कर्व लेस इलास्टिक लेनी है। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे डिमांड कर्व आपकी क्या बनेगी? इलास्टिक बनेगी, और सप्लाई कर्व थोड़ी लेस इलास्टिक बनेगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डिमांड कर्व आपकी इलास्टिक बनेगी और सप्लाई कर्व लेस इलास्टिक बनेगी, जो आपकी कन्वर्जेंट वाला सीरीज है उसमें। अब हम डिमांड कर्व को बना लेते हैं। ये हमारी बन गई डिमांड कर्व, जो कि इलास्टिक है। सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए, ये हमारी बन गई सप्लाई कर्व। अब बच्चे क्या करना है कि हम लोग एग्जाम्पल में जो लेके चले थे ना कि ऑनियन ग्रोअर्स हैं, वो किस तरीके से अब अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। सपोज करो जो हमने लास्ट ईयर में जो प्राइस लिया, हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे और हमारा प्राइस क्या चल रहा था? ये वाला, दैट इज OP1, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करवा रहे थे? OQ1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो अब किस तरीके से चलना है। सपोज करो कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आने के कारण क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते थे, जैसे कि OQ1, अब उतनी प्रोडक्शन हो नहीं पाई, प्रोडक्शन क्या हो गई है? उससे कम हो गई। तो दैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन हुई वो कम हुई, OQ2 हुई, जो कि लेस है किससे? OQ1 से, जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब बच्चे क्या होता है
कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड। ये चीज़ हो गई। जब सप्लाई कम है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होता है? प्राइस विल इंक्रीज। प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब इस चीज़ को हम लोग ऊपर लेके आएंगे। ये रहा प्राइस आपका, प्राइस विल इंक्रीज। हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? P2 पॉइंट पे। अब प्राइस आपका बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है ना, क्योंकि सेलर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अब जहाँ पे हमने देखा कि प्राइस बढ़ चुका है, तो लैक ऑफ सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ गया। अब नेक्स्ट पीरियड में ऑनियन ग्रोअर्स क्या करेंगे? वो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ज़्यादा प्राइस पे सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा, यहाँ तक। ठीक है, OQ3 आपकी क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि आपके पास प्राइस क्या था? ज़्यादा था। अब ये जो सप्लाई है ये भी OQ1 पॉइंट से क्या है? ज़्यादा है ना। एक्चुअल जो नीड थी मार्केट की उससे ज़्यादा है। अब फिर से कंडीशन क्या आ गई? अब कंडीशन आ गई सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड। तो प्राइस क्या हो जाएगा? दैट विल फॉल डाउन। यहीं पे आ गया आपका प्राइस। प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। यहाँ पे आ गया P3 पॉइंट आ गया अब आपका। अब कहाँ पे ये इस चीज़ को कट करवा रहा है? ये वाला चीज़ आ गया। प्राइस राजे क्या हो गया? कम हो गया। सप्लाई कम करोगे कि ज़्यादा करोगे? कम करोगे ना। प्राइस कम चल रहा है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है सप्लाई कर्व को, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई? Q4। इसका मतलब आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्वांटिटी क्या हो गई? अब कम हो गई ना। क्वांटिटी जब हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन आपकी हुई है OQ4 की थर्ड पीरियड ऑफ टाइम में, बट ये क्वांटिटी आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम है, जिससे अब क्या होगा कि फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? सप्लाई इज लेस देन डिमांड। फिर प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया। अब यहाँ पे आ गया प्राइस। ये कितना प्राइस हो गया? P4 हो गया। अब मतलब जैसी कंडीशन चलती जा रही है ना, फिर आगे ऐसे इसी तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखो पॉइंट्स आपको कैसे नोट डाउन करने हैं। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी? यहाँ से। ठीक है, A पॉइंट से। क्योंकि हमने क्या लिया था? कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आने की वजह से क्वांटिटी है जो कम प्रोड्यूस हुई। क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई, सप्लाई क्या थी? कम थी डिमांड से। प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब ये एरो इधर की तरफ जा रही है। अब प्राइस जो बढ़ गया है, सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे पहुँच गए C पॉइंट पे, ऐसे। ठीक है, हम कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं? OQ3 आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे पहुँच गए, दैट इज इक्वल टू D पॉइंट। फिर हम किधर चले गए? इस तरफ चले गए। ये पॉइंट आया था। ये पॉइंट कौन सा है? E पॉइंट। नेक्स्ट किसको टच किया? ये पॉइंट हो गया F पॉइंट। और ये हमारा जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? G पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाला। कहीं ना कहीं घूम फिर के आप लोग अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच ही जाओगे। बस ये होती है आपकी कन्वर्जेंट कॉबवेब मॉडल। क्लियर हो गया? तब भी मैंने कहा एक बार खुद से बना के देखिएगा। ये ध्यान में रखिएगा कौन सी कर्व को आपने इलास्टिक लेना है, कौन सी कर्व को लेस इलास्टिक लेना है। इक्विलिब्रियम आपको कहाँ पे मिल गया? G पॉइंट पे मिल गया, जहाँ पे डिमांड किसके बराबर हो गई? सप्लाई के। यहाँ पे सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगी? A B C D E एंड F, जो कि आपको क्या बता रहा है? कॉबवेब के पैटर्न के बारे में बता रहा है कि कैसे आप लोग अपने मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचे हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंट कॉबवेब मॉडल। क्लियर हो गया ये डायग्राम? नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइवर्जेंट कॉबवेब मॉडल के बारे में। वो कन्वर्जेंट था, अब डाइवर्जेंट पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट रजे क्या होता है कि हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते। कितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर ही होते जाते हैं। तो ये आपका एक तरीके का अनस्टेबल कॉबवेब मॉडल है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी चेंज तो होती है लेकिन अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव अवे करती रहती है। इसको भी हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं।
ये आ गया आपका। अब ध्यान में रखिएगा फिर से वही बात, कौन सी चीज़ को इलास्टिक लेना है, कौन सी चीज़ को लेस इलास्टिक लेना है। वहाँ पे आपने डिमांड को इलास्टिक लिया था, सप्लाई को लेस इलास्टिक। इसमें उल्टा कर दो, इसमें आपको डिमांड को क्या लेना है, थोड़ा कम इलास्टिक लेना है, और सप्लाई को ज़्यादा इलास्टिक लेना है। ये आप क्या आ गया, डिमांड। और ये आपकी आ गई सप्लाई कर्व। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वही सेम एग्जांपल लेके चले हैं। तो इक्विलिब्रियम आपका प्राइस क्या आ जाता है, OP1, और आउटपुट क्या आ जाती है, OQ1। इसमें भी कुछ टेम्पररी डिस्टर्बेंस की वजह से आप लोग क्या है उतनी प्रोडक्शन नहीं करवा पाए, जिस वजह से आपकी जो आउटपुट है वो कम प्रोड्यूस हुई है। सपोज कि हमारी आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई है, OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस हुई है लैक ऑफ सप्लाई की वजह से। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, सप्लाई अब कम है डिमांड से, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, प्राइस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। हम लोग कहाँ पे पहुँच गए राजे, P2 पॉइंट पर हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हुआ बिकॉज सप्लाई इज लेस देन दी डिमांड। अब प्राइस इंक्रीज हुआ तो फिर से वही स्ट्रक्चर, आउटपुट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आउटपुट आपकी कितनी प्रोड्यूस हुई, ये वाला पॉइंट, Q3 वाला पॉइंट, जो कि आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज। डिक्रीज हुआ प्राइस, ये थोड़ा सा कर्व और बना देते हैं, ठीक है। डिक्रीज होके ये पॉइंट कहाँ तक पहुँच गया, नीचे की तरफ आपका ये पॉइंट आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, P3 पॉइंट को ले लेते हैं। अब हमने क्या देखा कि सप्लाई आपकी क्या थी, ग्रेटर थी डिमांड से, जिस वजह से प्राइस आपका क्या हुआ है, कम हो गया है। दिस विल लीड टू द फॉल इन प्राइस, जो कि आपका OP3 आ गया। अब प्राइस कम हुआ है, उससे डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिमांड आपकी रजे यहाँ पे कितनी चल रही है, ये रही OQ3 चल रही है डिमांड आपकी। इसका मतलब डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई प्राइस से, ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन की वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में दोबारा से फिर शूट अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखो प्राइस कितना बढ़ गया, अब OP4 इसको टच करवा रहा है ना ये डिमांड कर्व को। यहाँ पर देखो अब ये डाइवर्जेंट सीरीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी कि हम लोग अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं। उसके बाद फिर से प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर ये नीचे क्यों आएगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब अब जो आपके पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से बने हैं, कहाँ से हमने शुरुआत की थी पॉइंट्स की। तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी बच्चे, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, A पॉइंट। फिर हम किधर की तरफ चले, इस तरफ चले, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई क्या करोगे, ज़्यादा। पहुंच गए B पॉइंट तक। B पॉइंट से हम लोग किधर की तरफ चले थे, नीचे की तरफ चले थे, क्योंकि प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, B। और यहाँ पे आ गया आपका C पॉइंट। फिर किस तरफ चले, इस तरफ चले। यहाँ पे बच्चे कौन सा पॉइंट आ गया, D पॉइंट। फिर ऊपर की तरफ जाते हुए ये आपका आ गया E पॉइंट। इसका मतलब हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज करो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट F है, इस तरफ पहुंचने की बजाय हम लोग क्या है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये देखो दूर जाते जा रहे हैं। ये वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है कि हम लोग दूर जाते जा रहे हैं। तो यही होती है आपकी डाइवर्जेंट कॉर्व मॉडल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक मॉडल रह गया आपका, दैट इज कॉन्टिन्यूस कॉर्व मॉडल। बहुत ये ईजी है, इसमें आपको कर्व्स का इलास्टिक इन इलास्टिक याद नहीं रखना, जस्ट सिंपल जैसे आप कर्व बनाते हो वैसे ही बनानी है, बस ये कॉन्टिन्यूस सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। अब यहाँ पे भी हम लोग कर्व की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व को बना लेते हैं।
अब यहाँ पे पहले से ही हम सपोज क्या करके चल रहे हैं कि जो प्राइस था वो हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाना, प्राइस क्या लिया आपने OP1, जैसे कि डायग्रामेटिकली आपको शो करवाया गया है। इसकी वजह से OP1 जो प्राइस है इसमें हमें समझ आ रहा है कि सब डिमांड आपकी वजह कितनी है, ये रही डिमांड कितनी करवा रहे हो OQ1, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है, दैट इज इक्वल टू OQ2। ये आपकी डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क आपको दिख रहा है वो हम लोग लेंगे किससे, प्राइस से। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड क्या है आपकी सप्लाई से कम है, दैट इज़ लेस देन दी सप्लाई OQ2, एंड डिमांड जो है वो आपकी रिड्यूस करवानी पड़ेगी OQ2 तक। इस तरीके से जो फॉल है डिमांड में वो फोर्स करेगा प्राइस को डिक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है सप्लाई से, हमें डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हुई थी, ये वाले पॉइंट से, हम कहाँ पे पहुँच गए, ये वाले पॉइंट तक। इससे किधर की तरफ है, C वाले पॉइंट तक, फिर नीचे पहुँच गए D वाले पॉइंट तक। अब यहाँ पे प्राइस कितना आ रहा है, ये आपका प्राइस कितना आ गया, OP2 वाला प्राइस आ गया। तो ये जो सीरीज़ है ना कॉन्टीन्यूसली बस इसी तरफ घूमती जाएगी। तो और जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा है, E पॉइंट। दोबारा से बता देती हूँ बच्चे, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़्यादा वाले प्राइस से, जिसमें हमें पता चल रहा है कि सप्लाई आपकी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमें देखने को क्या मिला कि जो डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, कम है, क्योंकि डिमांड आप करवा रहे हो OQ1, सप्लाई कितनी है OQ2, और एंड जो डिमांड है उसको रिड्यूस करवाना पड़ेगा OQ2 के लेवल तक, क्योंकि डिमांड इज़ लेस देन दी सप्लाई। तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि जो फॉल इन डिमांड है वो फोर्स करेगा प्रोड्यूसर को अपना प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो प्राइस को कम करवाने की वजह से, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई से, प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो प्राइस को कम करवाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम में। बट ये जो प्राइस हमने OP2 लिया है उसमें हम लोग डिमांड क्या करेंगे OQ2 की। अब जो डिमांड करेंगे OQ2 की वो ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, फिर आपको प्राइस को आगे फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहेगी। ये प्रोसेस है जो कॉन्स्टेंटली मतलब आपके इक्विलिब्रियम के पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉबवेब मॉडल होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग मैक्रो डायनामिक कॉबवेब मॉडल के बारे में। तो इस कर्व्स को ध्यान से देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।